वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभव शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले तो हम इस टर्म का मतलब जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये वर्ड एक एंशियंट वर्ड जो कि ग्रीक लैंग्वेज का है उससे मिलकर बना है। बायो मीन्स लाइफ, है ना। बायोज मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स स्किलफुल, यानी कि किसी भी तरीके का एक टूल, है ना। और लोगोज मीन्स तो आपको पता ही है, स्टडी, यानी किसी चीज की स्टडी करना। तो बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब हुआ? इस बायोटेक्नोलॉजी, ये जो वर्ड है, इसका मतलब हुआ द स्टडी ऑफ लिविंग टूल्स। लिविंग टूल्स जो भी हैं उन सभी की स्टडी करना और उनको फिर एप्लीकेशन करना, उनको यूजफुल करना, ताकि प्रोडक्शन या जो भी हमारे सामने चैलेंजेस हैं उनको हम दूर कर पाए। तो लिविंग टूल्स का मतलब क्या हुआ? यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे, है ना। जैसे कि बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं, वायरसेस को यूज कर सकते हैं, या फिर हम अगर हमें किसी प्लांट में कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, किसी प्लांट की फ्रूट का साइज ज्यादा चाहिए, किसी एनिमल में अगर कोई डिजीज हो गई है ना, तो जीन थेरेपी अगर हमें देनी है, कोई नया हार्मोन बनाना है, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहां सभी जगह पर बायोटेक्नोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस काम करती हैं। और वो सारी की सारी ब्रांचेस बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर ही आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब समझा कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। क्या होती है, मैं एक बार फिर से बोलती हूँ। द स्टडी ऑफ लिविंग टूल्स विच इज यूजफुल इन वेरियस डिफरेंट फील्ड्स, लाइक एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत बड़ा यूज है। जैसे कि हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में देखा था, बीटी कॉटन बनता है, बीटी सोयाबीन बनता है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनते हैं डिफरेंट काइंड के, है ना। और पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटीज बनती हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, डिफरेंट हाइब्रिड्स बनते हैं। उन सभी जगह फूड प्रोसेसिंग में, जैसे कि जितने भी वाइन है ना, प्रोसेस्ड फूड है, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए तो फूड प्रोसेसिंग में काफी यूज होता है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। किसी भी तरीके की इंडस्ट्री है जो जिससे हमारे को यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहे हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका प्रोडक्ट है, तो वहां पर इंडस्ट्री प्रोडक्शन में उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे होगा, ठीक है, किस तरीके से उसको हम यूजफुल बना सकते हैं, वहां यूज होता है। एनवायरमेंट के क्लीन अप में भी बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स यूज होते हैं, जिसे बायो रिमीडिएशन कहते हैं। जैसे कि एनवायरमेंट में टाइम के साथ साथ डिफरेंट काइंड के पॉल्यूटेंट्स सॉइल में भी इकट्ठे हो रहे हैं, एयर में भी इकट्ठे हो रहे हैं, वाटर में भी जा रहे हैं, तो उनको उनको हम किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स, कैसे कर सकते हैं। एंड मेडिसिन, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। डिफरेंट काइंड की मेडिसिन जो है, वहां पे बायोटेक्नोलॉजी का भी बहुत सारा यूज होता है। तो ये तो रहा सब्जेक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है और उसका यूज क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड स्लाइड पर, कि इसकी अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, अ सेट ऑफ मॉडर्न टूल्स दैट यूटिलाइज लिविंग ऑर्गेनिज्म, और या तो पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करेगा या इसके कुछ पार्ट को यूटिलाइज करेगा। ठीक है, सो अ सेट ऑफ मॉडर्न टूल्स दैट यूटिलाइज लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ इट, it may be cell, it may be tissue, it may be any gene or DNA fragment, to make or modify करने के लिए, मेक करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए प्लांट को या एनिमल को। ठीक है, और डेवलप माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर स्पेसिफिक यूज और देयर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। यानी कि एक लाइन में जो अभी हमने पिछले में देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज अ टूल यूज करना फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन और मैनकाइंड। ठीक है, एंड एनवायरमेंट के लिए भी ऑब्वियसली। तो उन सभी को क्या कहा जाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। सो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स ऑर्गेनेली और बायोलॉजिकल प्रोसेस टू मेक प्रोडक्ट और टू सॉल्व प्रॉब्लम फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन काइंड। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, या तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करें या उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट को
यूटिलाइज करें टू सॉल्व द प्रॉब्लम जो कि मैन काइंड में हिंड्रेंस डाल रही है, उसको बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। ठीक है, सो बायोटेक्नोलॉजी को अब आप तीसरी तरीके से देखिए, मैं आपको हल, क्योंकि एक नया टॉपिक है तो इसको मैं अलग अलग तरीके से आपको डिफाइन कर रही हूँ ताकि आपको इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज करके, बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज करके, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज करके हम किस तरीके से तरह तरह के प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी की चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं या सर्विसेज दे सकते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायोटेक्नोलॉजी इज अ branch of biology to solve problems and make useful product. ठीक है, so the most prominent area of biotechnology is the production of therapeutic protein and other drugs through genetic engineering. तो ये जो genetic engineering है बायोटेक्नोलॉजी की ही एक ब्रांच है, एक टाइप है। कोई भी एक सब्जेक्ट होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी। इंजीनियरिंग में क्या होता है, जैसे नॉर्मल इंजीनियरिंग है उसमें क्या होता है, मशीनें बनती हैं, सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, एरोनॉटिक्स बनते हैं। ऐसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक्स से यूज, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक सिस्टम के साथ हम क्या करेंगे, उसको इम्प्रूव करके उसको यूजफुल किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको यूजफुल वे में किस तरीके से हम ऐसा बना सकते हैं ताकि हमें कुछ इम्प्रोवाइज्ड वे में जो प्रोडक्ट है वो मिले। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट एक प्लांट भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट एक एनिमल भी हो सकता है, वो कोई इम्प्रूव्ड थेरेपेटिक ड्रग भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, मगर वो मिलेगा किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा। ठीक है, तो अब इसकी जो ब्रांच जिसको मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रही थी उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट ये जो वर्ड है वो क्या बता रहा है, री और कॉम्बिनेंट यानी कि कंबाइन किया गया है दो अलग अलग के तरीके के डीएनए को। ठीक है, ताकि उस कंबाइन करके जोड़ के जो एक नया डीएनए बने उसमें दोनों डीएनए की क्वालिटी आ जाए। ठीक है, अब रेप्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं, हम जीन के बारे में जानते हैं, हम जेनेटिक्स के बारे में जानते हैं, तो जब उसकी और ज्यादा एडवांस जो साइंस है वो बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो उस बायोटेक्नोलॉजी में ये वाला जो पार्ट है उसमें क्या किया जा रहा है, डिफरेंट जो डीएनए हैं, दो अलग अलग तरीके के डीएनए, उन्हें कंबाइन किया जा रहा है। ठीक है, और एक नया तरीके का डीएनए बनाया जा रहा है जिससे जो कि बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रेफर टू द ज्वाइनिंग टुगेदर of DNA molecule from two different species that are inserted into a host organism to produce new genetic combination. ठीक है, जैसे कि अगर मैंने कहा ये मेरे पास एक डीएनए है, ओके, और फिर मैं कहती हूं कि मेरे पास एक ये भी डीएनए है। ठीक है, अब मैंने कहा एक मेरे पास ये डीएनए है, एक ये है। अब मैं ये चाहती हूँ कि इन दोनों डीएनए को मिलाकर मैं एक नया कोई डीएनए बना दूं, जिससे इस वाले डीएनए में ये जब मल्टीप्लाई करेगा, इसको जब मैं क्या करूंगी, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करने के लिए किसी होस्ट सेल में डालूंगी, मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, वो डीएनए जिसके अंदर दोनों तरीके के डीएनए के फ्रेगमेंट्स जुड़े हुए हैं, लाइगेटेड हैं, जुड़े हुए को यहाँ पर बोलते हैं लाइगेटेड है, वो मल्टीप्लाई होगा। और जब मल्टीप्लाई होगा तो इस पर्टिकुलर डीएनए से ये जो मिला मुझे, इसकी जो प्रोटीन होगी वो कैसी होगी, इसकी जो प्रोटीन होगी या जो भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ प्रोटीन का नाम लिया, उसमें उन दोनों जीन की क्वालिटी होगी, इस वाले डीएनए की भी क्वालिटी होगी, इस वाले डीएनए की भी क्वालिटी होगी। और अगर दोनों की क्वालिटी होंगी और अगर मैं इस वाले के लिए इंटरेस्टेड हूं तो इसको मैंने रेड वाले के साथ लाइगेट कर दिया और मुझे अपने डिजायर, जिस चीज को मुझे एनालाइज करना था, वो मुझे प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए
टेक्नोलॉजी. So rDNA या recombinant DNA technology is a science in which a piece of DNA that has been created by the combination of at least two different strands लेकर एक नया क्रिएट किया जाता है डीएनए, जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए. उस डीएनए का यहां पर क्या नाम हो गया, ये जो बना इस डीएनए का नाम हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या फिर हम इसे बोल सकते हैं काइमेरिक डीएनए. ठीक है, काइमेरिक डीएनए जिसमें दो तरीके के डीएनए हैं, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें दो तरीके के अलग अलग डीएनए हमने लाइगेट कर दिए हैं. मगर क्या ये इतनी आसानी से हो जाएगा कि मैंने बोला कि एक धागा ये है, एक ये है, फेविकोल लाओ जोड़ दो? इट इज नॉट सो इजी. आपको पता है लाइफ साइंसेस जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंस है, उसमें कितनी सारी जटिलताएं हैं, है ना. पहले क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, देन मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, देन सेल है, देन प्रोकैरियोटिक सेल, देन यूकैरियोटिक सेल. उसके अंदर अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स, और डीएनए भी इतना कॉइल्ड होता है, उसकी अपना अपना कॉन्फ़िगरेशन है, इतने सारे जीन्स हैं. तो क्या ये करना इतना आसान होगा? नहीं, ये इतना करना आसान नहीं होगा. इसके लिए एक पूरी स्ट्रेटेजी होती है, पूरी पढ़ाई होती है. उन सबको एनालाइज करने के बाद हम हमारे साइंटिस्ट जो भी लोग बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करते हैं, वो इस तरीके के डीएनए बना पाते हैं. जब वो पूरा का पूरा उसका जीनोम स्टडी कर लेते हैं, सारा का सारा, जो जिस भी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए हमें काइमेरिक डीएनए बनाना है उसको, और जिसके थ्रू बनाना है, क्या वो कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, उसको स्टडी करने के बाद इस तरीके की रिसर्च की जाती है. ठीक है, ओके. सो दे आर डीएनए मॉलिक्यूल्स. कौन से हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स? जिनको हमें जोड़ना है फॉर्म्ड बाय लेबोरेटरी मेथड्स. ठीक है, लेबोरेटरी मेथड्स में मेथड से इन दोनों डीएनए को ऐड किया जाता है, और वो लेबोरेटरी मेथड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकते हैं, है ना. जैसे कि अगर हम दोनों डीएनए को ऐड कर रहे हैं तो वो उसे क्या बोला जाएगा? उसको मॉलिक्यूलर क्लोनिंग बोला जाएगा. जब हमने लाइगेट कर दिया और किसी सेल के अंदर डाल दिया, अब जैसे जैसे सेल मल्टीप्लाई करेगी, ऑब्वियसली उसके अंदर जो डीएनए पड़ा हुआ है वो भी मल्टीप्लाई करेगा, है ना. अब जब वो डीएनए मल्टीप्लाई करेगा तो जो हमने लाइगेट किया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना वाला, वो भी मल्टीप्लाई करेगा, है ना. तो ये जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसी को तो क्लोनिंग बोल रहे हैं. सेम काइंड की सेल का रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है उसी को तो क्लोनिंग कहते हैं. सो दे आर डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय लेबोरेटरी मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सच एज मॉलिक्यूलर क्लोनिंग टू ब्रिंग टुगेदर genetic material from multiple source, creating sequence that would not otherwise be found in the जीनोम. जो नॉर्मली जीनोम में नहीं पाया जाता है, लेकिन हमें क्रिएट करना था क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेच में, डीएनए के एक स्ट्रेच में, एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट में, या मैं कहूँ एक छोटे उस फ्रेगमेंट को मैं जीन भी कह सकती हूँ, उसमें मैं इंटरेस्टेड थी. तो मैंने उसको क्या किया, इस वाले के साथ, ये जो डीएनए का पार्ट था इसके साथ मैंने लाइगेट कर दिया, और ये जो पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, इसको मैं किसी एक बैक्टीरियल सेल में डालकर क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्लोनिंग के थ्रू. ठीक है, तो जो कि पहले नहीं था, तो इसी को बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो ये लेबोरेटरी मेथड्स के साथ होते हैं. अच्छा, सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? और ये अचीवमेंट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो ये साइंटिस्ट का नाम भी हमें याद होना चाहिए. हर्बर्ट बॉयर साहब थे. इन्होंने सबसे पहले जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का काम किया था. ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के थे, सैन फ्रांसिस्को में. और एक और दूसरे थे जिनका नाम है स्टर्नले कोहेन. ठीक है, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे. इन्होंने ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसको सबसे पहले एक पर्टिकुलर एंजाइम से डाइजेस्ट किया, और फिर फॉरेन डीएनए कहा जाएगा जब किसी एक पर्टिकुलर, अगर ये सेल है उसका अपना कोई डीएनए नहीं है वो, और मैं इसके अंदर कोई दूसरा डीएनए डालने की सोच रही हूँ, इस डीएनए को मैं इसके अंदर डालने की सोच रही हूँ और ये यहाँ आ गया, तो इसको मैं फॉरेन डीएनए तो कहूंगी. ठीक है, इसको मैं फॉरेन डीएनए ही तो कहूंगी, और इसमें मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डाला हुआ है. ठीक है, तो इसको फॉरेन डीएनए कहेंगे. तो इन्होंने सबसे पहले, अच्छा ये मैंने देखिए सेल बनाई, मान लिया कि ये ई कोलाई की सेल है.
ई कोलाई बैक्टीरिया की सेल है ये। तो अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया की सेल है, उसके बाहर भाई सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है, इतना आसान थोड़ी होगा करना। तो हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि उसकी सेल में कुछ ऐसे छेद जैसे हो जाएं, पोर्स हो जाएं, या किस तरीके से कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाए कि बाहर का माल अंदर चला जाए, है ना। तो इस तरीके से कुछ टेक्नोलॉजीज लगाकर, जो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, इन लोगों ने अपना काम किया था, जिसमें उन्होंने यूज किया था, स्टैनली ने यूज किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। दोनों साइंटिस्ट के नाम हमें याद रखने हैं। चलिए, तो अब आते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी जीन को क्लोन करने के लिए। ठीक है, किसी भी जीन को क्लोन करने के लिए। तो एक बात तो हमें सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि ये अगर हमारी एक बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल में ये अपना उसका डीएनए आराम से पड़ा हुआ है। ठीक है, उसका अपने डीएनए के साथ बैक्टीरियल सेल में कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी पाए जाते हैं इस तरीके से। और ये जो सर्कुलर मैं आपको बनाकर दिखा रही हूं, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट, ये क्या है, ये प्लाज्मिड डीएनए है। प्लाज्मिड है जो क्या करते हैं, वो अपने आप मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और ये जो है, ये इसका मेन डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए जिसे हम कह सकते हैं। ये क्या है, एक सेल है, हम बैक्टीरियल सेल कह सकते हैं, या ई कोलाई मैंने बैक्टीरिया यहां पर ले लिया। तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करेंगे कि हमें पता है कि भाई जैसे जैसे ये और बैक्टीरिया तो बहुत फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। बैक्टीरिया को आप किसी कल्चर मीडिया में डाल दीजिए, वो क्या करेंगे, अगर उनको उनका न्यूट्रिशन मिल रहा है, न्यूट्रिशन का मतलब उनको भी एनर्जी सोर्स, जैसे हमें भूख लगती है, हमें खाना चाहिए, बैक्टीरिया को भी भूख लगती है, तो जब उन्हें खाना चाहिए तो उनको भी कार्बन सोर्स चाहिए। ठीक है, उनको भी अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन सोर्स चाहिए। ठीक है, ऐसे उनको एनर्जी सोर्स भी चाहिए, उनको वाइटामिन भी थोड़े बहुत तो चाहिए, थोड़े बहुत तो मिनरल्स भी चाहिए। तो जो कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स हैं, इसको देने के लिए ईस्ट इनके मीडिया में डाला जाता है। ठीक है, ईस्ट डाला जाता है, थोड़े बहुत और भी न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, जिससे न्यूट्रिशन इनको मिल जाए। और शेकिंग कंडीशन पे इसको हिलाकर 24 घंटे ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर, जैसे कि मान लिया इनकी जो ग्रोथ होगी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी, और ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम टाइम, लाइक जैसे कि नॉर्मल जो अच्छा कल्चर आता है वो ओवरनाइट, अगर हम किसी बैक्टीरियल कल्चर को के फ्लास्क को ओवरनाइट, अगर ये फ्लास्क है, इसको ओवरनाइट रख दें शेकिंग कंडीशन में। ठीक है, यहाँ हम कॉटन प्लग लगा दें, यानी इसे बंद कर दें ताकि नॉर्मल एयर अंदर ना जा पाए। इसको हिलाते रहें 24 घंटे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और पूरा जो आपने इतना सा डाला था, बिल्कुल सुई की नोक के बराबर कोई चीज, बैक्टीरियल कल्चर, वो पूरा का पूरा अगले दिन ब्रोथ आपको ओपेक नजर आएगा। ठीक है, तो ये इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो अब आप देख रहे हैं, जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो तो एक है, ठीक है, लेकिन जो प्लाज्मिड है वो उसकी कई सारी कॉपीज प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरिया के अंदर। 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, 5 कॉपी, 6 कॉपी, 7 कॉपी, है ना। इस तरीके से काफी होती हैं। किसी के अंदर 20 भी होती है, किसी के अंदर 50 से आगे भी होती हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा है, अगर वो करेगा तो यहाँ अगर 7 है तो नेक्स्ट को मल्टीप्लाई किया तो 14, और वो एक से एक सेल तो बनेगी नहीं, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, लाइक दिस बढ़ते जाएंगे, तो नंबर ऑफ प्लाज्मिड भी बढ़ते जाएंगे, है ना। तो और इन प्लाज्मिड में एक क्वालिटी और होती है, इनमें इतना हटा दूं, आपको समझ आ गया, मैं इसको हटा देती हूँ। चलिए, अब ये जो प्लाज्मिड है, इन प्लाज्मिड्स में एक क्वालिटी और होती है। इन प्लाज्मिड में एक क्वालिटी ये होती है कि ये जो प्लाज्मिड होता है, मैं सीधे अब प्लाज्मिड के पास आ रही हूँ आपको काम की बात बताने के लिए। सबसे पहले प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड होता है, इस प्लाज्मिड में क्या होता है, तरह तरह के जीन लगे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लिया इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। भाई रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से तो शुरू होता है।
याद आ रहा है आपको? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो हमने प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में पढ़े थे, है ना? तो इसका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इसके बाद इसके पास अपने कुछ जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है। मान लिया इतने स्ट्रक्चरल जीन है इसके पास, ठीक है? यहाँ पर कुछ और जीन है, ठीक है? और इस प्लाज्मिड के पास यहाँ पर एक ऐसी साइट है जिसे हम बोल रहे हैं MCS, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जिससे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो टर्म अभी हमने यूज किया था, उससे अगर हम कट लगाएंगे तो यहाँ से प्लाज्मिड, उसका सीक्वेंस हमें पता है, वो कट सकता है, ठीक है? और इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे सीक्वेंस भी हैं प्लाज्मिड के अंदर कि वो एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन। मतलब अगर ये एक कोई प्लाज्मिड है तो इस प्लाज्मिड में क्या क्या है, अभी हम इसका जीन स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। भाई एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो होगा ही, क्योंकि उसे मल्टीप्लाई करना है। इसके अलावा उसके पास अपने स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे। इसके अलावा उसके पास ऐसे जीन भी प्रेजेंट होंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होंगे, कि अगर एंटीबायोटिक डाला मीडिया में और इसे ग्रो किया, जिस प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होंगे वो तो एंटीबायोटिक डालने के बाद भी ग्रो कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही जीन्स हैं, है ना? वो प्रोडक्ट जो है एंटीबायोटिक इसे किल नहीं कर पाएगा। तो और कुछ ऐसे भी होंगे प्लाज्मिड जिनके अंदर ये जीन्स नहीं होंगे, वो वहां पर ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से कुछ जो है जीन सीक्वेंस इनके अंदर पाए जाते हैं, जिस वजह से प्लाज्मिड को क्लोनिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके लिए प्रेफर किया जाता है, चूज किया जाता है कि हम प्लाज्मिड लेंगे बैक्टीरिया में से और उस प्लाज्मिड में ही अपना जो जीन है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं उसको हम क्लोन करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब हम यहाँ पर इस वाले डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो प्लाज्मिड की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा ही एक प्लाज्मिड ये है, ठीक है? और यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो ऑरेंज वाले दिख रहे हैं ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यानी कि इसमें एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। तो हमने वही बैक्टीरिया लिया, वही प्लाज्मिड लिया जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो, और इसको तो हमने सेलेक्ट कर लिया, भाई हमें वो लेना है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो, वो वाला हमें प्लाज्मिड लेना है। इसके अलावा हमने एक पर्टिकुलर डीएनए का स्ट्रेच है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं कि भाई ये वाला जो पार्ट है, मुझे मालूम है यही पार्ट जो है मेरे किसी भी काम के लिए, मान लीजिए कि मेरे को कुछ ऐसे प्लांट्स बनाने हैं जो कि सॉल्ट को टॉलरेट कर पाए, सो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर पाए। तो मैं इस वाले मुझे पता है कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये उसके लिए जिम्मेदार होता है। ये भी स्टडीज के थ्रू ही पता है। साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी की, पूरा जीन सीक्वेंस को क्या किया, सीक्वेंसिंग की। उसके बाद देखा कि भाई ये वाला जो जीन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, तो मैं इंटरेस्टेड हूं कि मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को क्लोन कर दूं। तो फिर क्या करूंगी, मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को मैंने लिया, और ये मतलब अब इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। जिसे हमें क्लोन करना है उसे हम क्या बोलेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारा प्लाज्मिड है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब इन दोनों को ही, एक ये गोल चीज है और ये, इसको मैं चाहती हूँ ये यहाँ जुड़ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैंची से इस गोल बॉल को काटना पड़ेगा। ठीक है, जो बॉल है उसको काटना पड़ेगा, और सेम कटिंग यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। और ये कटिंग करने के लिए क्या चीज हम यूज करेंगे, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात कर रहे हैं तो हम एक मॉलिक्यूलर सीजर यूज करेंगे जिसे हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। एंजाइम्स तो होते ही हैं यूज करने के लिए, लेकिन ये जो एंजाइम है इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि ये रेस्ट्रिक्टेड है, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही ये कट लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मेरा ए टी टी सी, ठीक है, ये है जी ए सी, यानी कि ये मेरा 5 प्राइम एंड है, ये 3rd प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3rd प्राइम एंड है। एक सीक्वेंस ले लिया। अगर मेरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, ये वाला मेरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को
अगर उसको ये पता है कि मैं इस TTAA जहां होगा मैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकता हूं और उसके बीच में कट मारने की मेरे अंदर क्षमता है, तो जहां जहां पर जहां जहां TTAA वाला पैटर्न उसको मिलेगा, ठीक है, जिस जिस जगह पर इसके बीच में मान लिया और तरीके के सीक्वेंस है, यहाँ फिर TTAA आ गया, यहाँ कुछ और सीक्वेंस है, यहाँ TTAA आ गया, तो ये वहां वहां उस जगह से कट मार सकता है। यानी ये रेस्ट्रिक्टेड है उस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज के लिए। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो अपने एक पर्टिकुलर 4 न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रेच होता है, वहां पर उसे कट मारने के लिए उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और वहीं कट लगाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो उसने यहाँ पर भी कट लगाया प्लाज्मिड में, और सेम एंजाइम से हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी कट लगा लिया। अब दोनों जगह कट लग गया, अब क्या करेंगे, अभी हमें इनको जोड़ना है, तो हमारे को जोड़ने के लिए किसी फेविकोल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो फेविकोल का काम करेगा वो एक दूसरा एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं DNA लाइगेज। क्या बोलते हैं? DNA लाइगेज। ये DNA लाइगेज को डालेंगे उसी अपेंड्रोफ ट्यूब में जिस पे प्लाज्मिड है और जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और उसे रख देंगे कुछ देर के लिए, 24 घंटे के लिए, या जो भी हमारा प्रोटोकॉल कहता है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम 24 घंटे के बाद कि हमारे इस प्लाज्मिड में वो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो जुड़ चुका है। अब ये तो मैंने जोड़ दिया, चलो अब क्या किया जाए, ये तो एक ही कॉपी है, मुझे तो कई सारी कॉपीज चाहिए, क्योंकि एक कॉपी जो प्लाज्मिड है उसको तो मैं देख भी नहीं सकती, है ना। ये तो एक ही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें कई सारी कॉपी बनाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये इंडिपेंडेंटली तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, प्लाज्मिड कहाँ मल्टीप्लाई होगा भाई, प्लाज्मिड हमें पता था, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कहाँ से मिला था हमें बैक्टीरिया से मिला था, यही तो मिले थे, बैक्टीरिया में बहुत सारे प्लाज्मिड पड़े हुए थे, तो हमें इस प्लाज्मिड को दोबारा बैक्टीरिया के अंदर डालना पड़ेगा, राइट। हमें दोबारा इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया के अंदर डालना पड़ेगा। अब वो डालने के लिए हमें पता है इसके चारों तरफ एक सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर कैसे जाए प्लाज्मिड, हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि छोटे छोटे जो है इसके चारों तरफ छेद हो जाए, क्या हो जाए, छेद हो जाए, ठीक है। तो ये जो ई कोलाई सेल हैं, इसको हम, ये देखिए, ये छोटे छोटे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए। तो हम इसको कुछ इस तरीके का ट्रीटमेंट देंगे, जैसे कि कैल्शियम ट्रीटमेंट दिया, इलेक्ट्रोपोरेशन दे दिया, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके का ट्रीटमेंट देंगे। उसको उतना डिटेल आपको जानने की अभी स्टेज पे जरूरत नहीं है, कि यहाँ पर थोड़े थोड़े से छेद हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये प्लाज्मिड अंदर घुस जाएगा। अब जब ये बैक्टीरियल सेल में घुस गया, अब इस बैक्टीरिया को हम अच्छा खासा मीडिया देंगे कि भाई तुझे हमने घायल कर दिया है। अगर हमारे बॉडी की बाहर की स्किन में कोई बहुत सारे छेद कर दे तो हम सोचो क्या हो जाएगा, है ना, हमारी हालत खराब हो जाएगी, रिकवरी तुरंत मांगेंगे कि नहीं हम, तो उसे दोबारा से मीडिया में डालेंगे, मीडिया में डाल के उसको मीडिया देंगे कि भाई खाओ पियो मल्टीप्लाई करो, अगली वाली सेल्स में तो नहीं रहेगा वो, जब मल्टीप्लाई करता रहेगा, नई जनरेशन आएंगी, उसके साथ ही जो प्लाज्मिड है ये भी मल्टीप्लाई करेगा, और फिर हमारे को 24 घंटे के बाद इस प्लेट पर जो मीडिया आएगा उसको हम प्लेटिंग करेंगे। यानी कि ये जो प्लेट है, अगार मीडिया इसमें डला हुआ है, और इस अगार पर हमने, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है एंटीबायोटिक्स भी डाल रखे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो प्लाज्मिड लिया था उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो भैया कोई कंटामिनेशन नहीं हो जाए, वही बैक्टीरिया यहाँ ग्रो करे जिसमें ये वाला पर्टिकुलर जीन है। हमने वो एंटीबायोटिक डाल दिया तो केवल वही बैक्टीरिया की सेल यहाँ ग्रो करेंगी जिसमें जिसमें ये वाला प्लाज्मिड होगा। यानी कि ये वाली सेल ग्रो करेगी नहीं करेगी, क्योंकि इसमें प्लाज्मिड है ही नहीं। ये वाली करेगी बिल्कुल करेगी, इसमें प्लाज्मिड है। ये वाली करेगी बिल्कुल करेगी, इसमें प्लाज्मिड है, तो वो वाली सेल्स ग्रो करेंगी, ठीक है। अब जब ये ग्रो हो जाएंगी तो इन बैक्टीरियाज को हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, और आइसोलेट करके हम क्या करेंगे, उन बैक्टीरिया से वो टोटल अमाउंट जो हमारा प्लाज्मिड था जो ग्रो हो गया है जिसमें हमारा जीन है उसको हम सेपरेट आउट करेंगे, और फिर उसकी स्टडी जिस भी वे में हमें करनी है हम कर सकते हैं। समझ में आ गया कौन कौन से स्टेप्स हैं जीन क्लोनिंग में। सबसे पहला जो स्टेप है
वो है डीएनए आइसोलेशन। डीएनए आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जिस भी सोर्स का हमारे को जीन लेना है, जीन को क्लोन करना है, पहले तो उस सोर्स का डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा या सिंथेसाइज करना पड़ेगा। दूसरा, सिमिलरली हमें प्लाज्मिड भी, वैसे तो मैन्युफैक्चर्ड मिल जाते हैं, लेकिन हमारे को प्लाज्मिड भी सेपरेट आउट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उस प्लाज्मिड में कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है या नहीं। अब इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करना पड़ेगा। किसकी हेल्प से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। ये रहे। उसके बाद हमें लाइगेशन करना पड़ेगा, यानी कि पहले काटना पड़ेगा और फेविकॉल से, यहां पर फेविकॉल क्या है? लाइगेज एंजाइम है, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। जब ये जुड़ जाएगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? बैक्टीरियल प्लाज्मिड का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। किसके अंदर? इकोलाई सेल्स के अंदर, जिसके अंदर का वो प्लाज्मिड है, वो तो डीएनए है ना। और फिर बैक्टीरिया है उसको ओवरनाइट ग्रो करना पड़ेगा, राइट। जब ग्रो हो जाएगी फिर उसकी सेल की प्लेटिंग करके हमें वो कॉलोनीज सेलेक्ट करनी पड़ेंगी जो इस पर्टिकुलर प्लेट पर उगेंगी, क्योंकि हमने क्या किया है? यहाँ एंटीबायोटिक्स डाल दिए हैं, ठीक है। फिर कॉलोनीज को सेलेक्ट करके न्यू प्लाज्मिड जो है उसको लिक्विड मीडिया में ग्रो करेंगे और फिर जैसे भी हमें उस पर्टिकुलर जीन को की स्टडी के लिए आगे की स्ट्रेटेजी अपनानी है, हम उसे अपनाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट्स क्लियर हो गए ये सारे? चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको? डीएनए आइसोलेट करेंगे, यानी कि जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट करेंगे। कौन सा? वो वाला जिसका एक पर्टिकुलर स्ट्रेच में मैं इंटरेस्टेड हूं या आप इंटरेस्टेड हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर जीन में इंटरेस्ट है, देखना है ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, किसी चीज को इंप्रूव कर रहा है नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमें जेनेटिक मटेरियल या डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन recombinant DNA technology to isolate the desired DNA in its pure form. That is, pure form का मतलब क्या हुआ? Free from other macromolecules. क्योंकि सेल के अंदर तो आप देखिए, ये एक सेल है, ये अपेंड्रोफ ट्यूब में ये सेल्स पड़ी हुई हैं कई सारी। अब इस सेल के अंदर ये डीएनए तो है, डीएनए के अलावा प्रोटीन्स भी होंगी, आरएनए भी होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, लिपोपॉलीसेकेराइड की बाहर की लेयर होती है, लिपिड भी होगा, पॉलीसेकेराइड्स भी, बहुत सारी चीजें हैं सेल के अंदर। तो अब हमें क्या करना है? हमें केवल डीएनए आइसोलेट करना है। हमें क्या करना है? हमें केवल ये डीएनए आइसोलेट करना है। तो बाकी सारी जो चीजें हैं उन्हें हमें क्या करना होगा? हटाना होगा। उन्हें हटाने के लिए हम क्या करेंगे? उन्हें हटाने के लिए हम ये जो पहले क्या करेंगे? सेल की लाइसिस करेंगे, यानी कि उसकी जो बाहर की सरफेस है, ये जो सेल है, ठीक है, इसकी जो बाहर की सरफेस है उसमें हम इस तरीके से छोटे 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 छेद कर दें, ठीक है। तो छोटे छोटे जब छेद हो जाएंगे, ऐसे सेल की लाइसिस कर दी, तो जो भी अंदर कंटेंट था, डीएनए भी था, मैक्रोमोलिक्यूल्स भी थे, माइटोकॉन्ड्रिया भी था, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट भी था, वो सब बाहर आ जाएंगे, जैसे कि पेनड्रोफ में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगी, है ना। सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, जो जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आरएनए है, पॉलीसेकेराइड है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये सब सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। फिर इनको तरह तरह के एंजाइम से ट्रीट करके क्या करेंगे? डीनेचर करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लाइसोजाइम यूज कर सकते हैं, अगर हमारी प्लांट सेल है तो सेल्यूलोज यूज करेंगे, ठीक है, ताकि क्योंकि उसकी हार्ड होगी सेल वॉल। इस तरीके से आरएनए को डिग्रेड करने के लिए राइबोन्यूक्लियस करेंगे, प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीएज करेंगे। तरह तरह के एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट के बाद फाइनली डीएनए को प्रेसिपिटेट करने, ये देखिए लिपिड और ट्रीटमेंट हुआ, लिपिड और प्रोटीन नीचे बैठ गया, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूज करते जाएंगे। मैं आपको जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे रही हूँ, मैं कोई एक पर्टिकुलर आपको स्टेप्स प्रोसीजर नहीं बता रही हूँ, मैं एक जनरलाइज्ड बता रही हूँ कि अगर कोई एक सेल है उसमें से हम डीएनए निकालें कैसे। उसकी सबसे पहले बाहर की बाउंड्री हटानी पड़ेगी, अंदर का माल बाहर आएगा, उसमें जो और भी चीजें हैं, अलग अलग तरीके के मैक्रोमोलिक्यूल हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट आउट करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद जो डीएनए है उसको एल्कोहल में प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें डीएनए मिल जाएगा और अदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उन्हें हम रिमूव कर देंगे। कैसे? एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को डीएनए मिलता है। अब डीएनए हमें मिल गया, प्लाज्मिड हमारे पास था, पुरानी पिक्चर याद करिए। अब हमें क्या करना है? उस प्लाज्मिड को
चलिए मैं दोबारा बना देती हूँ। ये प्लाज्मिड है और ये हमारा डीएनए है। इनको हमारे को क्या करना है, लाइगेट। पहले तो हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर कट लगाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर जगह पर जहां पर हम इंटरेस्टेड हैं, है ना, जहां पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। मान लिया ये है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे कट लगाना पड़ेगा, राइट। कट लगाना पड़ेगा, तो कट लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काम करते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह, तभी तो वो कट लगा पाते हैं। मॉलिक्यूलर कैंची होते हैं, ये सीजर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको AATT का एग्जाम्पल मैंने जो बताया था, ATTC, ATTG, वैसे ही देखिए यहाँ पर डिफरेंट काइंड के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम दिए हुए हैं। HIND3, इकोआरवम, WAMH1, HEM3, ये अलग अलग तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी बैक्टीरिया से ही आइसोलेट होते हैं। अब इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्वालिटी है कि ये G और C के बीच में कट लगाता है, तो यहाँ पर ये कट लगा देगा। दूसरे की क्वालिटी है कि ये भी G और C के बीच में कट लगा सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर GGCC होना चाहिए, यहाँ CCGG होना चाहिए। इसकी क्वालिटी है WAMH1 की कि वो यहाँ G के बीच में यहाँ कट लगाएगा और इस वाले GG के बीच में कट लगाएगा, तो यानी इसमें इस तरीके के एंड्स मिलेंगे, ठीक है। इनको हम बोलेंगे स्टिकी एंड। और अगर किसी में यहां पर कैसे एंड्स मिलेंगे, ऐसे, दो इधर हो जाएंगे, दो इधर हो जाएंगे, भाई दो इधर हो जाएंगे, दो इधर हो जाएंगे, बीच में कट लग गया ना, दो इधर हो जाएंगे, ये बीच में कट लग गया, ये रहे दो इधर हैं, दो इधर हो गए, बीच में कट हो गया। तो ये जो कट का टाइप है इसको बोलते हैं ब्लंट एंड। और जब इस तरीके का कट आएगा उसको बोलेंगे स्टिकी एंड, ठीक है। जब इस तरीके का कट आएगा तो ये इस तरीके के कट लगाएंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हमने डीएनए आइसोलेट कर लिया, फिर अपने प्लाज्मिड को, हमारा ये जो प्लाज्मिड है और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उस दोनों को हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपने कट लगा दिए भाई रेस्पेक्टिव जगह पर, ठीक है। और दे इन्वॉल्व इन द इंक्यूबेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए with the selected restriction enzyme at conditions optimum for the enzymatic activity। एंजाइम की एक्टिविटी के लिए तो हमें प्रॉपर कंडीशन देनी पड़ेगी ना, इतनी टेम्परेचर पर काम करता है, इतनी देर के लिए काम करेगा, वो कंडीशन हमें देनी पड़ेंगी। अगर 37 पे काम करता है तो करता है, 38 पे काम करता है तो करता है, ठीक है। कट लगाने के लिए हमें उसको वाटर बाथ में छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, अब क्या होगा, हमने दोनों में कट लगा दिया है, और अब जब हमने, अच्छा डीएनए में भी कट लगाया है, प्लाज्मिड को छोड़ दीजिए। अब हमको जिस डीएनए में इंटरेस्ट है उस फ्रेगमेंट को हम सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है। तो सेपरेट आउट करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस तो आपको पता है, माइग्रेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। तो एग्रोज जेल यानी एग्रोज एक सब्सटेंस है जो अगार अगार से निकाला जाता है, एक तरीके की एल्गी से निकाला जाता है एग्रोज भी, ठीक है। तो अगार अगार नहीं, मैं गलत बोल गई, अगार तो एक अलग मीडिया है जो कि प्लेटिंग के काम आता है, एग्रोज भी वहीं से निकाला जाता है, बस मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको। तो ये एग्रोज जेल एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें छोटे छोटे इस तरीके से वेल क्रिएट कर दिए जाते हैं कॉम लगा के, ठीक है। और उसको, उसमें डीएनए जो है अपेंड्रोफ पाइपेट की हेल्प से लोड कर दिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पहले देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको समझाती हूँ। दिस टेक्निक मीन्स एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस टेक्निक इन्वॉल्व रनिंग आउट द डीएनए ऑन एग्रोज जेल। On the application of current, the negatively charged DNA molecule travel towards the positive pole या positive electrode and is separated out based on the size. This allows separating and cutting out the digested DNA fragment. ठीक है,
तो क्या किया, अभी हमने जो डीएनए आइसोलेट किया था, उस डीएनए को हमने एंजाइम डाल के छोटे छोटे, ये डीएनए था हमारा पहले, ये बड़ा सा डीएनए था, ओके। अब इस बड़े से डीएनए को हमने एंजाइम डाल के, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल के, इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया। जहां जहां उसकी साइट होगी वही रेस्ट्रिक्टेड साइट है, वहां वहां इसने कट लगा दिया। अब भाई कुछ बड़े भी हैं, कुछ बड़े भी हैं और कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं कुछ छोटे भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पर जब हमने लोडिंग की अपने सैंपल्स की, तो अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या है, हमें क्या सेपरेट करना है, हमें डीएनए सेपरेट करना है, राइट। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो वो एसिड है, ठीक है। तो एसिड है तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज, इस तरफ मूव करेगा। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट मूव करेगा, और जो जितना भारी होगा वो उतना धीरे धीरे मूव करेगा, जो छोटा होगा साइज में वो फटाफट फटाफट मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से ये अलग अलग पोजीशंस पे आपको बैंड दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं डीएनए बैंड। जो बड़े वाले साइज के होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, जो छोटे वाले साइज के होंगे वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल और चार्ज डीएनए, ठीक है, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। किस तरीके से सेपरेट किया जाता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, उसे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। जैसे हमने अपने डीएनए को कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, वैसे वेक्टर को भी किया था। तो जो वेक्टर, यानी वेक्टर यहाँ पर क्या है, वेक्टर यहाँ पर है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को भी तो सेम एंजाइम से हमने कट किया था, तो प्लाज्मिड को भी हम इसी प्रोसीजर से प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हमने जब सेपरेट आउट कर दिया, तो जो फ्रेगमेंट जिस साइज का हमारा था जीन, उस साइज वाले को, जैसे कि 1000, 1500, 600, 700, 800, 100, 250, है ना। अगर मान लिया किसी भी साइज का हो सकता है, मान लिया 250 बेस पेयर्स का है, तो उसको हमने वहां से सेपरेट आउट किया। उसकी भी एक टेक्निक होती है, सेपरेट आउट करके, वो भी बहुत थोड़ा है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देयर इज अ मशीन। अगर हमें क्लोनिंग से नहीं करना है तो देयर इज अ मशीन जिसे हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये देखिए, ये एक मशीन है जिसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोला जाता है, और जिसको हम शॉर्ट में पीसीआर भी कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम डीएनए को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इन विट्रो तरीके से। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर तो मल्टीप्लाई होता ही है, सेल मल्टीप्लाई करेगी तो डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन अगर हमें सेल में नहीं डालना है, ठीक है, ई कोलाई के सेल में नहीं डालना है, किसी बैक्टीरियल सेल में नहीं डालना है, आर्टिफिशियल मीन से करना है, सेल के बाहर मल्टीप्लाई करना है, तो इन विट्रो मल्टीप्लिकेशन होता है एक मशीन में, जिसे बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू अगर हमारे पास एक कॉपी भी है किसी डीएनए की, एक डीएनए भी है, सिंगल कॉपी भी है या कुछ कॉपीज भी हैं, उसको मल्टीप्लाई करके 1000 से लेकर मिलियन कॉपीज तक हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो पीसीआर मशीन को पीसीआर मशीन भी बोलते हैं, और ये जो मशीन मेनली इसकी होती है उसे बोलते हैं थर्मल साइक्लर, ठीक है। तो जो कट हमारा फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए थे उसको हमने एम्पलीफाई करेंगे, किससे, पीसीआर से। और जब वो कई सारी उसकी कॉपीज हो जाएंगी, तब उसे हम क्या करेंगे, लाइगेट कर देंगे, किसके साथ, अपने वेक्टर डीएनए के साथ। पहले कट किया था ना, पहले क्या किया था हमने सबसे पहले आइसोलेशन किया था। मैं बार बार लिख देती हूँ, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इसके बाद हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन, डाइजेशन किया, डाइजेस्ट किया छोटे छोटे पार्ट में। फिर हमने जेल पर उसको रन किया, जेल पर रन करने के बाद जो हमारा पार्ट था उससे हमने अपना डीएनए आइसोलेट कर लिया, सेपरेट कर लिया। फिर हमने पीसीआर लगा के उसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली, और फिर मल्टीपल कॉपीज बना के हमने उसको लाइगेट कर दिया, किसके साथ, विद वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर क्या है, हमारा प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड है। तो क्या किया, ये जिस जीन में हम इंटरेस्टेड हैं वो वाला हमने टोटल डीएनए आइसोलेट किया, डाइजेशन किया, अलग अलग फ्रेगमेंट्स डाइजेस्ट हुए, रन किया जेल पर,
और हमारे जो मॉलिक्यूलर वेट वाला साइज था, मान लिया जो मैंने आपको बताया 250 वाला था, उसको सेपरेट आउट किया पीसीआर से, उसकी कॉपीज बढ़ाई, ठीक है, और फिर हमने अपने वेक्टर के साथ उसे लाइगेट कर दिया। इतनी कहानी समझ में आ गई? चलूं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, अच्छा, अब मल्टीप्लाई करने के लिए जो मशीन है थर्मल साइक्लर, उसमें मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कितनी चीजें लगेंगी भाई? जैसे नॉर्मल रेप्लिकेशन में जो जो चीजें चाहिए होती हैं, जब इन विवो कंडीशन में, जब सेल के अंदर रेप्लिकेशन होता है, वही चीजें हमें बाहर चाहिए। यानी कि हमें एक टेम्पलेट चाहिए जो कि डीएनए होगा, जिसे हमें एम्पलीफाई करना है। जिसे हमें एम्पलीफाई करना है उसे हम इस टाइम पर क्या बोलेंगे? टेम्पलेट डीएनए। अब इस टेम्पलेट डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए हमारे को प्राइमर्स भी चाहिए होंगे। प्राइमर वहां पर जाता है 5 प्राइम एंड पर लगता है ना, तो प्राइमर्स डालेंगे हम। प्राइमर क्या होता है? इस केस में प्राइमर होगा स्मॉल एंड केमिकली सिंथेसाइज, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर कैसे हो रही हैं? इन विट्रो, यानी कि सेल के बाहर हो रही हैं। ठीक है, स्मॉल होगा, केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे ये, उसको जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा हमारे टेम्पलेट के, ताकि हमारी रिएक्शन शुरू हो जाए। अच्छा, इसे करने के लिए हमारे को एक एंजाइम भी डालना पड़ेगा ताकि रेप्लिकेशन हो, जैसे डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है ना, जो इन विवो कंडीशन में जो करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें एक एंजाइम डालना पड़ेगा। और एंजाइम डालने के बाद लगेंगे क्या? लगातार लगातार क्या ऐड होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स भी हमको, डीएनटीपीस भी हमको यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 3 स्टेप्स में देखिए, यहाँ पर डीएनए टेम्पलेट है, प्राइमर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स वही एडेनिन, साइटोसिन, थायमीन एंड गुआनोसिन, और डीएनए पॉलीमरेज है। और यहाँ एक स्पेसिफिक तरीके का डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज एक बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं थर्मस एक्वेटिकस, इससे आइसोलेट हुआ था, इसलिए इसका नाम टैग पॉलीमरेज है। ये एक गर्म पानी की झील से आइसोलेट हुआ था, लगभग 100 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, जो जिसका टेम्परेचर था, वहां से ये बैक्टीरिया आइसोलेट हुआ था। यानी कि ये बैक्टीरिया उस इतने हाईली वार्म एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड था, तभी तो वहां रह पा रहा था, मल्टीप्लाई कर पा रहा था। इसका मतलब यहाँ इसके अंदर जितनी भी चीजें थी, खास तौर से जो एंजाइम्स थे, वो ऐसे थे कि वो इतने हाई टेम्परेचर पर भी जो है डी नेचर नहीं हो रहे थे। अदरवाइज प्रोटीन इतने हाई टेम्परेचर पर डी नेचर हो जाती है ना। तो ये जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, ये कहां से आइसोलेट हुआ? एक ऐसे बैक्टीरिया से जो गर्म पानी की झील थी। तो ये जो एंजाइम था, ये टॉलरेट कर पा रहा था हाई टेम्परेचर को भी, इसलिए इसी को यूज करते हैं यहाँ पर इन विट्रो कंडीशन में। पीसीआर के 3 स्टेप्स होंगे, एक होगा डीनेचुरेशन, देन एनिलिंग, देन एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में क्या होगा? जो हमारा टेम्पलेट डीएनए है, वो आपस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के उनको अलग अलग सेपरेट आउट कर देगा। क्या करेगा? इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा। ठीक है, तभी तो डीनेचर हुआ, दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट आउट हो गए। अब एनिलिंग, एनिलिंग में क्या होगा? ये जो प्राइमर्स हैं वो रेस्पेक्टिव लोकेशन पर जाकर जो है सिंगल स्टैंडर्ड जो है डीएनए पर जाकर क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। अब जुड़ जाएंगे और इसी टाइम पर ऐड कर दिया जाएगा टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्या करेगा? बराबर बराबर भैया, जब टेम्पलेट है, प्राइमर है, बाकी डीएनटीपीज वगैरह सब डले हुए हैं, तो टैग पॉलीमरेज डीएनए की सिंथेसिस शुरू कर देगा। ये स्टेप्स होते हैं पॉलीमरेज रिएक्शन के। उसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 मिलियंस कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ डीएनए जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद जब हमारे पास मल्टीपल कॉपीज अपनी डीएनए की आ गई, तो हमने क्या किया? ये हमारा वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर को भी लाइगेट किया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है, ये हमारा डीएनए है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, उसको भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया है। अब इसकी कॉपीज बढ़ाने के लिए हमने इसको पीसीआर और कर लिया था अभी। ठीक है, बाकी इन दोनों को फिर डीएनए लाइगेज की प्रेजेंस में हमने क्या किया? लाइगेट कर दिया, यानी कि दोनों को जोड़ दिया। सो प्योरिफाइड डीएनए एंड द वेक्टर ऑफ इंटरेस्ट आर कट विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हाँ जी, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाया है, यहाँ पर भी पीएसटी से लगाया है, यहाँ पर भी पीएसटी से लगाया है। दिस गिव अस द कट फ्रेगमेंट
ऑफ डीएनए एंड द कट वेक्टर, और इनको जोड़ दिया, ज्वाइनिंग को क्या बोल रहे हैं, लाइगेशन। और ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, यहाँ सारा बायोलॉजिकल चीज है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लगेगा, तो ये जो एंजाइम है वो है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की प्रेजेंस में ये क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो द रिजल्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल इज अ हाइब्रिड ऑफ टू डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब उसमें हमारा इंटरेस्टेड मॉलिक्यूल भी होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होगा और वेक्टर भी होगा। ठीक है, और यही जो हमारा मॉलिक्यूल बना, इसे हम रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए काइमेरिक डीएनए में क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है प्लस वेक्टर है, इन दोनों की जीन जुड़ गए, तब हम इसे बोल रहे हैं, इस टाइम पर हम इसे बोलेंगे काइमेरिक डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ओके। अब ये देखिए, ये एक और पिक्चर है, ये इस पिक्चर को भी समझ लेते हैं। ये हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है, बार बार मैं बता रही हूँ, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको और इसको दोनों को सेम एंजाइम से हमने कट किया, लाइगेट कर दिया। ये हमारा लाइगेट होने के बाद ये क्या बन गया, हमारा काइमेरिक डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको हमारे को बैक्टीरियल सेल में डालना है, तो बैक्टीरियल सेल में डालने के लिए एक टेक्निक लगाई, इलेक्ट्रोपोरेशन, जिससे कि यहाँ पर छोटे 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 छेद हो गए, और ये जो प्लाज्मिड था जिसके अंदर हमने अपना ये जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था, ये अंदर आ गया। अंदर आके जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करेगा, ये प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करते करते अपनी बहुत सारी कॉपीज बना देगा, और प्लेटिंग जब हम करेंगे, प्लेटिंग में हम हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर हमने एंटीबायोटिक डाला होगा तो हम क्या करेंगे, इस प्लेट पर एंटीबायोटिक्स डाल देंगे। अगर हमने कोई और जीन डाला होगा, कलर के बेसिस पर अगर हमें करना है, ब्लू व्हाइट कॉलोनीज की बेसिस पर नॉर्मली लोग करते हैं, तो हम कलर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो जिसमें हमारा प्लाज्मिड डीएनए होगा वो व्हाइट कलर की कॉलोनीज दिखेंगी, और जिसमें हमारा व्हाइट कलर का डीएनए नहीं, हमारा डीएनए नहीं होगा, वो ब्लू कलर की कॉलोनीज दिखती हैं। इस बेसिस पर भी डिवाइड कर लिया जाता है। क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस, रिकॉम्बिनेशन तो हमने कर दिया लाइगेट करने के बाद, अब इसको हमें बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करना है, राइट। तो बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करने के प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, थर्मल शॉक दिया जाए अगर, तो भी उसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स क्रिएट हो सकते हैं, कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट से भी पोर्स क्रिएट हो सकते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन एक दूसरा तरीका होता है, उससे भी पोर्स क्रिएट हो सकते हैं। किसी भी तरीके से हम पोर्स क्रिएट करके प्लाज्मिड को अंदर ले आते हैं, और फिर वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लगता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, अब जब वो मल्टीप्लाई करने लगता है तो बहुत सारा बल्क में हमें बैक्टीरिया मिल गया, यानी कि बल्क में बैक्टीरिया है तो बल्क में हमारी रिकॉम्बिनेंट वो भी होंगी, सेल्स भी होंगी, और उसके अंदर हमारा काइमेरिक डीएनए भी होगा। तो द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जनरेट अ मिक्स्ड पॉपुलेशन, क्योंकि हर एक में हमारा प्लाज्मिड गया हो, काइमेरिक डीएनए गया हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उस पॉपुलेशन में ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स भी होंगी और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स भी होंगी। सो सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व फिल्टरिंग द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स ओनली। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर द आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल, मार्कर जीन ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर इज एम्प्लॉयड। यहां पर मार्कर जीन किसको बोला जा रहा है, यहां पर मार्कर जीन आपके एंटीबायोटिक्स वाले को भी बोल सकते हैं, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन, या फिर कोई और, जैसे कि लैक जेड जीन भी एक होता है जो एज अ मार्कर जीन होता है, उसको भी बोल सकते हैं, जो आपको ये बता पाए कि भाई ये रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है, कलर अलग अलग कर दे, या फिर उस प्लेट पर अगर एंटीबायोटिक्स डली है तो केवल वो ग्रो करे जिसमें ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड गया हुआ है, क्योंकि उसी के अंदर ये पर्टिकुलर जीन है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया है, एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है PBr322। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मार्कर जीन होते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट जीन इसमें होता है, टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंट जीन इसमें होता है। ठीक है, तो
अगर इसमें हमने अपना बैक्टीरिया डाला है, मान लिया, चलिए मैं ये जो प्लाज्मिड यहाँ आपके बता रही हूँ, इसको यही मान लेते हैं कि ये PBR 322 है। अगर यहाँ पर और यहाँ पर इसके 2 मार्कर जीन लगे हुए हैं, ठीक है, ओके। तो ये वाला है एम्पसिलिन रेजिस्टेंट जीन और ये वाला है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। अब अगर मैंने जस्ट अ सेकेंड, अब अगर मैंने यहां पर अपना जीन लाइगेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इस प्लाज्मिड में ये मान लिया ये मेरा PBR 322 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां लाइगेट कर दिया तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जिसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, तो ये तो काम नहीं करेगा। अब अगर मैं प्लेटिंग करूंगी तो अगर प्लेट्स पर ये अगर प्लेट है, ये अगर प्लेट है, इसमें एम्पसिलिन भी डला हुआ है और इसमें टेट्रासाइक्लिन भी डला हुआ है, तो यहाँ पर कौन सी सेल्स ग्रो कर पाएंगी? यहाँ पर वही सेल्स ग्रो कर पाएंगी अगर यहाँ पर दोनों तरीके की सेल्स ग्रो कर पा रही हैं। इसका मतलब उसमें टेट्रासाइक्लिन का भी इंटैक्ट जीन प्रेजेंट है और एम्पसिलिन का भी इंटैक्ट जीन प्रेजेंट है, राइट। तो टेट्रासाइक्लिन का अगर इंटैक्ट जीन प्रेजेंट है तो उसका मतलब तो उसमें जीन नहीं है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमने तो मॉडिफाई कर दिया था उसको। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको दोबारा प्लेट करना पड़ेगा एक ऐसी प्लेट पर जिस पर हम केवल एम्पसिलिन डालें। यहां पर जो कॉलोनीज ग्रो करेंगी वो केवल वही होंगी जिसमें एम्पसिलिन जो है क्या होगा? इंटैक्ट होगा। टेट्रासाइक्लिन जिनमें एम्पसिलिन इंटैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ टेट्रासाइक्लिन है ही नहीं, तो टेट्रासाइक्लिन वाली वैसे भी नहीं होंगी, और अगर मॉडिफाई कर दिया है तो वो तो वैसे भी नहीं ग्रो कर पाएंगी, ठीक है। समझ आ गया? तो इस तरीके से देयर आर सेवरल स्टेप्स, हालांकि ये अभी थोड़ा ज्यादा डीप हो गया आप लोगों के लिए, लेकिन कुछ इस तरीके के स्टेप्स के थ्रू क्या करते हैं हम लोग अपने रिकॉम्बिनेंट सेल्स को आइसोलेट करते हैं, ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको अभी समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन बनती हैं इसको यूज करके, बैक्टीरियाज में मॉडिफिकेशंस करके, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा यूज है। आपको पता है ह्यूमन इंसुलिन बनाया जाता है, वेटनरी मेडिसिन बनाई जाती हैं, एग्रीकल्चर में जितने भी हाइब्रिड और जितने भी डेवलप्ड वेराइटीज डिफरेंट जो होती हैं उनको बनाया जाता है इसको यूज करके। बायो इंजीनियरिंग में यूज होता है। अगर हम देखें एग्रीकल्चर में तो बीटी कॉटन का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, ठीक है, जिसमें बैसिलस थ्रिगोनेंसिस वाला जीन जो है डाला गया था ताकि वो उसे खाए नहीं, ठीक है। इंसुलिन प्रोडक्शन वाला एग्जाम्पल है हमारे पास, मेडिसिन में देखें तो जीन थेरेपी यूज की जाती है बहुत सारे। अगर किसी में कोई ऐसा हेरिडिटरी जीन डिफेक्ट है, किसी बीमारी, कोई बीमारी हो रही है हेरिडिटरी जनरेशन बाय जनरेशन, और वो किसी जीन डिफेक्ट के कारण हो रहा है, तो उसकी जीन के डिफेक्ट को सही किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऐसे ही क्लिनिकली डायग्नोसिस की जाती है, लाइक अलाइजा देयर इज अ टेक्निक्स, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे। तो इस तरीके से प्लेंटी ऑफ बहुत सारे यूजेस हैं जिसके थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज की जाती है एडवांस वर्ल्ड में, एडवांस साइंटिफिक वर्ल्ड में, और इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। आई होप अभी तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद का जो लेक्चर है उसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए खुश रहिए और खूब पढ़िए। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। नमस्कार।